हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज हम कोऑपरेटिव फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 and balance sheet as on that date from the trial balance for the year ended 31st March 2015 and adjustment given in respect of Usha Consumers Cooperative Society Pune 2015. So here is the trial balance of Usha Consumers Cooperative Society. So Usha Consumers Cooperative Society का ये ट्रायल बैलेंस है। हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट तैयार करनी है और कुछ एडजस्टमेंट भी यहाँ क्या किए गए हैं, दिए हैं। सो शेयर कैपिटल है, कॉल्स इन एरियर्स है, रिजर्व फंड है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है, ओपनिंग स्टॉक है, देन फर्नीचर एजुकेशन फंड है, then creditors for purchases, sundry debtors, commission payable, salaries, commission, rent and taxes, postage, traveling and conveyance, printing and stationery, contribution to staff provident fund, audit fees, interest on investment, profit and loss appropriation account balance है इसका, equipments, admission fee, purchases, carriage and coolie charges, investment, sales, cash in hand and cash at bank. These are the balances of Usha Consumers Cooperative Limited. Okay, then these are the adjustment: outstanding rent payable 31st March, then outstanding salary payable, then of the salaries paid 1500 was an advance to employee on 31st March 2015, then interest accrued on investment, then directors recommend 10% dividend to its shareholders and transfer of 500 to development fund out of the profit of last year. ये एडजस्टमेंट हमें यहाँ थोड़ी important है. Then charge 5% depreciation on furniture. Then closing stock of consumers goods is valued at cost rupees 70,000. So ट्रायल बैलेंस दिया है उषा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, उसको हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ उषा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। सो ट्रेडिंग अकाउंट का ऐसा कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर में फॉर्मेट नहीं, तो एज यूजुअल जैसे हम अब तक ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते आए हैं, वही मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार करते वक्त फॉलो करेंगे। अब क्या है फॉर्म एन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्म एन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो कंपोनेंट्स या फिर कंटेंट्स डेबिट या क्रेडिट के दिए हैं उसको हमने यहाँ नहीं लिया। लॉजिकली हम जो इसका इसके जो कंटेंट है, इसके जो कंपोनेंट है डेबिट साइड के क्रेडिट साइड के, उसको हम ऑर्डर से, उसकी जो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है उसको याद रख के हम क्या करेंगे, लॉजिकली यहाँ हम क्या करेंगे, उसका पोस्टिंग करेंगे। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के खाली यहाँ क्या किया जाता है, जो हेड्स है लाइबिलिटी के 11 हेड्स होते हैं और असेट साइड में 11 हेड्स होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहला हेड है लाइबिलिटी का शेयर कैपिटल, दूसरा हेड रहता है रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स। उसको हमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करते वक्त क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, सिक्योर्ड लोन्स है, देन अनसिक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अदर लाइबिलिटीज है 10 नंबर पे और 11 नंबर पे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देन कैश बैलेंस असेट्स का पहला आइटम होता है, सेकंड आइटम होता है इन्वेस्टमेंट का, थर्ड होता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, लोन्स एंड एडवांसेस फोर्थ पे, फिफ्थ पे होता है सन्ड्री डेटर्स, सिक्स्थ पे करंट असेट, सेवंथ पे फिक्स्ड असेट, एट्थ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नाइन्थ पे अदर आइटम्स, टेंथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और करंट लॉसेस 11 नंबर पे असेट साइड में होता है। सो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्म एन, वो पहले हमें क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। उसको हमने यहाँ क्या किया है, तैयार किया है। अब वन बाय वन ट्रायल बैलेंस के जो आइटम है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे और उसको ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो देखो पहला आइटम कौन सा है, शेयर कैपिटल है 50,000। एडजस्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखना पड़ता है, वो एथोराइज कैपिटल दिया है या नहीं। सो यहाँ एथोराइज कैपिटल नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे। शेयर कैपिटल, ये देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल।
ये जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो है 50,000, 50,000 ये शेयर कैपिटल है। इनर कॉलम में क्यों लिया है, यहाँ ट्रायल बैलेंस में ही एक एटम है, वो एटम है कॉल्स इन एरियर्स का। ये देखो, एक कॉल्स इन एरियर्स डेबिट बैलेंस रहता है, उसको क्या किया जाता है, ये जो शेयर कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से ये कॉल्स इन एरियर्स क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स, लेस कॉल्स इन एरियर्स 5000 हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये लेस क्यों किए जाते हैं, जनरली ये कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर कैपिटल इशू करती है, यानी कि जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर होने में जिसको इंटरेस्ट है, उनके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, शेयर इशू करती है, और इशू करने के बाद जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर है उनको क्या करता है, परचेस करता है, उनकी वो क्या करता है, डिमांड करता है। लेकिन डिमांड करने के बाद कुछ अमाउंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कॉल की है, यानी कि शेयर होल्डर से मांगी है, वो अमाउंट अगर शेयर होल्डर नहीं पे करता कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उसको ये क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉल करती है और कॉल करने के बाद उसको शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है, लेकिन अगर ये कॉल नहीं आता तो जो क्रेडिट किया है उसको हमें क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। तो ये कैंसिल करने का मतलब यहाँ क्या है, जो अमाउंट अभी तक आई नहीं उसको कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, और उसको शेयर कैपिटल से क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये वो अमाउंट है शेयर कैपिटल की 45,000। सो जो पेमेंट हुआ है कैपिटल के लिए शेयर होल्डर से, यानी कि मेंबर से, वो कितना हुआ है, खाली 45,000 का पेमेंट हुआ है, 5,000 रुपये आए नहीं, मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने यानी कि मेंबर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो जमा नहीं की। सेकंड आइटम है रिजर्व फंड का, सॉरी थर्ड आइटम है रिजर्व फंड का, वो है 7,500। क्रेडिट बैलेंस रहता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड देखो ये क्रेडिट बैलेंस है 7,500, हम इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ एक क्या है, एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट क्या करनी है, रिजर्व फंड को ट्रांसफर करनी है। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर की जो लास्ट ईयर का जो अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, वो कब होता है, करंट ईयर में होता है। सो ये अप्रोप्रिएशन हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन जब करेंगे तब ये एडजस्टमेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, देन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है, वो है 2,500 रुपीज़ का। सो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है तो रिजर्व फंड एंड अदर फंड में उसको ट्रांसफर करते हैं। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड की अमाउंट कितनी है, वो है 2,500। ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है 2,500। ये क्या है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड 2,500, ठीक। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सो ये ओपनिंग स्टॉक है कंज्यूमर गुड्स का। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से होती है। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक की 55,000। 55,000 इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देन है फर्नीचर, ए फिक्स असेट है बैलेंस शीट के असेट साइड पे। फर्नीचर है 24,000 का। फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंट कितनी है, 24,000 की अमाउंट है फर्नीचर की। डिप्रिशिएशन है क्या देखेंगे, नहीं तो ये आउटर में लेंगे। ये देखो फर्नीचर का बैलेंस है 24,000, डिप्रिशिएशन है यह,
ठीक है, डिप्रिसिएशन को यहाँ हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो 5% डिप्रिसिएशन है ऑन फर्नीचर, चार्ज करेंगे। फर्नीचर है 24,000, ओके, लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन। ये देखो डिप्रिसिएशन कितना है, 5% डिप्रिसिएशन हम यहाँ से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो देखेंगे 5% डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना होता है। फर्नीचर है 24,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5% डिप्रिसिएशन, ये है 1,200। ये डिप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, यहाँ से डिडक्ट करेंगे। अब फर्नीचर का बैलेंस कितना होगा, ये 1200 रुपये का डिप्रिसिएशन कम हो गया, 24,000 ये फर्नीचर की क्या है, बुक वैल्यू है। तो अब आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन फर्नीचर की अमाउंट कितनी होगी, 22,800, 22,800। ये फर्नीचर की आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो गई, अमाउंट हो गई। और ये जो डिप्रिसिएशन है ऑन फर्नीचर, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस है। डिप्रिसिएशन क्या है, इससे एक्सपेंसेस या फिर न जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, कम होता है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। सो ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,200, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,200, ओके। देन ये फर्नीचर का हो गया। अब क्या है, एजुकेशन फंड है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, एजुकेशन फंड 4,000 रुपीज, इसको हम क्या करेंगे, फंड है रिजर्व फंड एंड अदर फंड में ट्रांसफर करेंगे। एजुकेशन फंड, एजुकेशन फंड है, कितने अमाउंट का एजुकेशन फंड है, ये देखो एजुकेशन फंड है 4,000 ये एजुकेशन फंड है। देन क्या है, नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस। सो ये क्या है, क्रेडिटर्स है, कितनी अमाउंट है, 10,000। ये देखो क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस, क्रेडिटर्स कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, ये जो अदर लाइबिलिटीज है, यहाँ करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, वहाँ क्या किए जाते हैं, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। सो क्रेडिटर्स, ये देखो क्रेडिटर्स, कितने अमाउंट है क्रेडिटर्स की, 10,000, 10,000। ये हो गए क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस। नेक्स्ट कौन सा आइटम है, कमीशन पेबल है। ये कमीशन क्या करना है, पेड करना है, पेबल है, यानी कि ये क्या है, लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो ये जो पेबल कमीशन है, ये पेबल कमीशन कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यहाँ जो अदर लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस ये एटम और ये अदर लायबिलिटी, यहाँ थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जम्बलिंग होता है। लेकिन ये जो करंट लायबिलिटी में ये क्रेडिटर्स वगैरह बिजनेस से रिलेटेड है, और ये क्या है, ये कमीशन है। सो ये अदर लायबिलिटीज में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, कमीशन पेबल, पेबल, कमीशन पेबल। कभी कभी ये आइटम करंट लायबिलिटी में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो थोड़ा लॉजिक लगाकर ये कुछ आइटम यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करने पड़ते हैं, एज अ लायबिलिटी ट्रांसफर करने पड़ते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन और अदर लायबिलिटीज, इसमें थोड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। अगर एक आध दूसरा आइटम गलती से इधर उधर होता है, यानी कि करंट लायबिलिटी में जो आइटम जाने वाला था, गलती से अगर वो अदर लायबिलिटी में जाता है, या फिर अदर लायबिलिटी का आइटम करंट लायबिलिटी में जाता है, तो इतना कुछ कंसिडर नहीं किया जाता। अगर लायबिलिटी है तो
लायबिलिटी साइड में वो आइटम अगर आता है तो ठीक है। सो ये क्या है, कमीशन पेबल है, अमाउंट कितनी है 2000, ये अमाउंट है 2000 कमीशन पेबल। देन ओके, देन है सैलरीज 35,500। तो सैलरीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ हम सैलरी ट्रांसफर करेंगे टू सैलरीज। ये सैलरीज की अमाउंट कितनी है, ये देखो सैलरीज की अमाउंट है 35,500। इसको एक एडजस्टमेंट है, वो भी यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 35,500 ये है सैलरीज की अमाउंट। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या है, 2 नंबर पे देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल ऑन 31 मार्च। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 1000 रुपीज़ की। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता है, ये क्या होता है, करंट ईयर से रिलेटेड होता है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ होता। तो एज एक्सपेंसेस इसको क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, और बाद में उसको क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। सो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो उसको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1000 रुपीज़ की। ओके, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, ये 35,500 पेड किया है और ये आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल कुल कितनी हो गए, 36,500। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अब ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। उसको क्या किया जाएगा, एक्सपेंसेस तो हमने रिकॉर्ड किया, अब ये क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो उसको हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, 1000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपीज। ओके, देन कमीशन, ये कमीशन क्या किया है, पेड किया है 8,700 रुपीज का कमीशन है। एक्सपेंसेस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। खाली इसको एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे, ठीक है, नहीं तो ये है कमीशन 8,700 रुपीज का कमीशन, यहाँ हम ट्रांसफर कर लें तो कमीशन 8,700, ये हो गया कमीशन। ठीक है, अब क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस से 10,000 रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। कितनी अमाउंट है रेंट एंड टैक्सेस की, ये देखो रेंट एंड टैक्सेस 10,000। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट है, वो भी यहाँ हम क्या करेंगे देखेंगे। तो क्या है एडजस्टमेंट, ये देखो नंबर 1 पे आउटस्टैंडिंग रेंट है पेबल ऑन 31 मार्च 500 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, लेकिन पेड नहीं किया। तो पहले हम एज एक्सपेंसेस उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज़, एड आउटस्टैंडिंग रेंट, 500 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग रेंट। तो टोटल रेंट कितना हो गया, ये 10,000 और ये 500, 10,500, ये कुल रेंट की अमाउंट हो गई। और इसमें से ये 500 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्या किया जाएगा, ये लाइबिलिटी हो गई, अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, इसमें ये आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज, ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गए 500 रुपीज। अब क्या है आउटस्टैंडिंग, सॉरी रेंट हो गया, पोस्टेज है
1350, एडजस्टमेंट नहीं तो पोस्टेज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे टू पोस्टेज 1350 ये पोस्टेज। देन क्या है, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस 1200, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है टू ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस कितनी अमाउंट है ट्रैवल एंड कन्वीनियंस 1200 1200 ये ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस की अमाउंट हो गई। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड। सो ये स्टाफ प्रोविडेंट फंड को कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये 4500 क्या है, एक्सपेंसेस है, उसको क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जनरली ये एक्सपेंसेस सैलरी के नीचे आना चाहिए। ये जो पेमेंट हुआ है वो एम्प्लॉयज को हुआ है, तो यहाँ हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 4500 का एक कंट्रीब्यूशन दिया है। ये देखो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 4500। सो ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो प्रोविडेंट फंड तैयार किया है। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक अमाउंट दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको क्या कहा जाता है, प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। और ये प्रोविडेंट फंड कैसे ऑपरेट होता है या फिर कैसे तैयार किया जाता है, वर्कर की यानी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें से कुछ अमाउंट 5 या 10%, जनरली 10%, और उतनी ही अमाउंट ये जो एम्प्लॉयर है यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उसके अकाउंट में पे करती है। उसका एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया जाता है, उसमें वो जमा किया जाता है। सो एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड को दिया है, इसको क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंसेस ट्रांसफर किया जाएगा। देन ऑडिट फी है 2000, एक्सपेंसेस है ऑडिट फी टू ऑडिट फी 2000, ये क्या है, ऑडिट फी है। ये देखो ऑडिट फी 2000। देन क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने की है उस पर ये इंटरेस्ट मिला है, क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट मिला है, तो ये इनकम है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, 5000, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो इसका एक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो एडजस्टमेंट में उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये देखो 4 नंबर पे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। सो ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का ड्यू है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिला नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये इनकम है, इस फाइनेंशियल ईयर का एक क्या है, इनकम है, लेकिन अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिला नहीं एज इनकम, उसको पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज इनकम ऐड किया जाता है। सो इसमें हम वो ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड। कितना एक्रूड इंटरेस्ट है, 1000।
सो अब टोटल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया 6000, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 6000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसमें से खाली 5000 कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिले हैं और 1000 अभी तक नहीं मिले। तो अगर ये नहीं मिले, हमने अब इसको इनकम कंसिडर किया है, तो अब इसको क्या किया जाएगा, असेट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो अदर आइटम्स में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एक्रूड की, 1000। ओके, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, ये देखो, यानी कि ये पिछले साल का प्रॉफिट है 30,000। सो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सेक्शन में उसको हम ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 2014 का एक क्या है, प्रॉफिट है, पिछले साल का प्रॉफिट है, ये इस साल का अभी तक हमने निकाला नहीं। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, ये देखो 30,000, ये पिछले साल का प्रॉफिट है। इसमें से कुछ एप्रोप्रिएशन अब हमें करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट देखकर उसको हम करेंगे। ओके, ठीक है, ये प्रॉफिट ले लिया। अब क्या है, इक्विपमेंट है, 10,000 के इक्विपमेंट है, ये फिक्स असेट है। डिप्रिसिएशन है क्या, देखो खाली नहीं, तो इक्विपमेंट्स हम असेट साइड को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे 10,000 फिक्स असेट में। ये देखो फिक्स असेट इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स 10,000। अब ये एडमिशन फी है 250। सो ये एडमिशन फी क्रेडिट बैलेंस, ये अदर इनकम है, यहाँ हम उसको ट्रांसफर करेंगे बाय एडमिशन फी। न्यू मेंबर जब ऐड किया जाता है तो उससे ये एडमिशन फी क्या की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। ये है 250 एडमिशन फी, एक बार देखेंगे, ठीक है 250। देन है परचेसेस, सिंपल है, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है टू परचेसेस। तो परचेसेस की अमाउंट कितनी है, 8 लाख, ये अमाउंट है परचेसेस। अब कैरेज एंड कुली चार्जेस 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है टू कैरेज एंड कुली चार्जेस। कैरेज एंड कुली चार्जेस, कितने अमाउंट है कैरेज एंड कुली चार्जेस के, 20,000। इसको एडजस्टमेंट है क्या, देखेंगे नहीं, 20,000। देन है इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट है, 50,000 की, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। देखो इन्वेस्टमेंट 50,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, ये हो गई इन्वेस्टमेंट 50,000 की। देन क्या है, सेल्स है 10,30,000, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बाय सेल्स 10,20,000। सेल्स, ये देखो सेल्स 10,30,000 है, 20 नहीं, 10,30,000। और है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। कैश इन हैंड, ये देखो कैश इन हैंड, और क्या है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अब देखो कैश इन हैंड की अमाउंट कितनी है, 12,500, 12,500, और कैश एट बैंक की अमाउंट कितनी है, 85,000। सो
85,000 ये कैश एट बैंक। अब ट्रायल बैलेंस का तो पोस्टिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट्स है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। पहली एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट की है, उसको हमने सॉल्व किया है। सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, उसको भी हमने सॉल्व किया है। जो थर्ड एडजस्टमेंट है ऑफ द सैलरीज पेड, जो सैलरी पेड की है, ऑफ द सैलरीज पेड ₹1,500 was as an advance to employees on 31st March 2015। So जो सैलरी पेड की है उसमें से ये 1,500 ये जो पेमेंट है सैलरी का वो क्या है, एडवांस पेमेंट है। एम्प्लॉयज को ये क्या किया है, एडवांस पेमेंट किया है। सो ये जो एडवांस पेमेंट है ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होता, तो उसको क्या किया जाता है, अगर एक्सपेंसेस साइड में उसको हमने ट्रांसफर किया है तो वहां से हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिडक्ट करना पड़ता है। तो ये जो एडवांस पेमेंट है सैलरी का उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये देखो ये टोटल सैलरी है 36,500 की, ये 36,500 ये सैलरी, और इसमें से एडवांस पेमेंट कितना है वो डिडक्ट करेंगे, लेस एडवांस सैलरी 1,500। ये करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं, एडवांस पेमेंट ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, तो उसको करंट ईयर में हम एज एक्सपेंसेस काउंट नहीं कर सकते। तो ये एडवांस अगर हम डिडक्ट करते हैं तो 35,000 एक क्या है, करंट ईयर की सैलरी है। और ये जो एडवांस सैलरी है, ये एडवांस पेमेंट है, उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ, ये देखो लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें ये ट्रांसफर करेंगे। एडवांस सैलरी 1,500 ये एडवांस पेमेंट है, ये 1,500। ओके, देन दूसरी एडजस्टमेंट कौन सी है, डायरेक्टर्स की, वो करेंगे। एक मिनट, ये चार्ज है 5% डिप्रिसिएशन, उसको भी हमने किया है। क्लोजिंग स्टॉक पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 70,000 का। सो इसको यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। 70,000 का एक क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक इन हैंड, और ये क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट के असेट साइड में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे करंट असेट में। क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, एक स्टॉक इन हैंड है 70,000 का, ये हो गया स्टॉक इन हैंड 70,000 का। एक एडजस्टमेंट यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है, और वो एडजस्टमेंट है नंबर 5 की। कौन सी एडजस्टमेंट है वो, डायरेक्टर्स रिकमेंड 10% डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड ट्रांसफर ऑफ ₹500 टू डेवलपमेंट फंड, फाइंड आउट डेवलपमेंट फंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। फिर से पढ़ता हूँ, डायरेक्टर्स रिकमेंड 10% डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड ट्रांसफर ऑफ ₹500 टू डेवलपमेंट फंड आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। सो ये जो एडजस्टमेंट है इसको हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ देनी पड़ेगी। क्यों ये ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ेगी, ये जो रिकमेंडेशन है डायरेक्टर्स का डिविडेंड का 500 रुपीज़ डेवलपमेंट फंड का, ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट का है। और हमने पिछले जो 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए तब इसका डिस्कशन किया है। ये जो अप्रोप्रिएशन है वो अप्रोप्रिएशन को अप्रूवल मिलने के बाद उसको क्या किया जाता है, प्रॉफिट से उसका अप्रोप्रिएशन किया जाता है और फंड में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। सो ये लास्ट ईयर का है तो करंट ईयर में उसकी हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, तो देंगे ट्रीटमेंट। ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, इसका अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो देखो 10% डिविडेंड देना है। डिविडेंड कैसे काउंट किया जाता है, जो पेडअप वैल्यू है शेयर कैपिटल की, देखो ये पेडअप वैल्यू, उस पर डिविडेंड क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो डिविडेंड कितना होगा फिर, 10% 4,500 ये डिविडेंड हो गया। ओके, सो ये जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से 10% डिविडेंड देंगे, लेस डिविडेंड। कैपिटल का 10%, कैपिटल है 45,000, उसके 10% कितने हो गए, 4,500।
4,500, डिविडेंड 4,500, ये हो गया डिविडेंड। अब देखो इसको अभी तक पेड नहीं किया तो ये अब क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो प्रॉफिट से हमने उसको डिक्लेयर किया, अब शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तब तक ये क्या है, प्रोविजन है, तो प्रोविजन में हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड 4,500, ओके 4,500 ये प्रोपोज्ड डिविडेंड। सेकंड क्या कहा है, 500 हमें डेवलपमेंट फंड में क्या करने हैं, ट्रांसफर करने, तो उसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, 500 डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे। ये वो डिविडेंड किया, अब डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड, ये 500 हम डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो डेवलपमेंट फंड में अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट से कम हो गए, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट फंड जो ओपनिंग बैलेंस है, ये देखो डेवलपमेंट फंड ओपनिंग बैलेंस है 2,500, उसमें हमें ये ऐड करने पड़ेंगे, ऐड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने उसमें ऐड किए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है उसमें से ही हमने ऐड किए 500 रुपीज। तो देखो ये 2,500 और ये 500 अमाउंट कितनी हो गई, 3,000, ये डेवलपमेंट फंड की अमाउंट हो गई। ध्यान में आ गया, ये 2,500 ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर हमने ऐड किए 500, तो अब टोटल अमाउंट कितनी हो गई, ये 3,000। अब देखो यहाँ मैंने ये क्या की है, एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी है। ये ब्लैंक क्यों छोड़ दी है, उसको यहाँ हमें क्या करना है, समझना है। तो ये ब्लैंक क्यों छोड़ दी है, हमने डिस्कशन किया है। ये डिस्कशन क्या है कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, उस करंट ईयर के प्रॉफिट का 25%, जो 25% है उस करंट ईयर के प्रॉफिट का, वो रिजर्व फंड में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट कब होगी, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, तो इस साल ये एडजस्टमेंट क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो पिछले ईयर के प्रॉफिट का अब हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे 25% टू रिजर्व फंड, लेस 25% टू रिजर्व फंड। देखो 30,000 ये क्या है, प्रॉफिट है, और उसका 25% कितना होता है, 7,500। ये देखो 7,500, उसको हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो 7,500, सो ये रिजर्व फंड ऐड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड ड्यूरिंग द ईयर 7,500 इस साल भी ऐड हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए, ओपनिंग बैलेंस था 7,500 और ऐड हो गए 7,500, तो अब रिजर्व फंड की अमाउंट कितनी हो गई, 15,000 की। ये देखो 15,000 ये रिजर्व फंड हो गया, ओके। और इस साल के प्रॉफिट का 25% नेक्स्ट ईयर में ये अप्रोप्रिएशन होगा, ओके ठीक है। अब इसका जो बैलेंस है वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो 30,000 ये प्रॉफिट, उसमें से हमने क्या क्या डिडक्ट किया, ये 7,500 रिजर्व फंड को, ये 4,500 ट्रांसफर किया डिविडेंड, और ये 500 डेवलपमेंट फंड। अब बैलेंस कितना बचा, 17,500, 17,500 ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट अब बचा है, और इसमें हम करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट 2015 प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो देखेंगे, जो होगा यह हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
हो गया। तो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट का करंट ईयर में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, और करंट ईयर के प्रॉफिट का नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। तो क्या किया जाता है, करंट ईयर में करंट ईयर के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। हम वर्किंग नोट में वो एप्रोप्रिएशन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। अब ये 11 लाख, इसमें से अब हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एक्सपेंसेस। ये 11 लाख। अब एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिडक्ट करते हैं। देखो ये 55,000, ये 8 लाख रुपीज परचेसेस, और ये 20,000 कैरेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,25,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,000। ओके, ये टोटल हम क्या करेंगे, उसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, देखेंगे होता है या नहीं। टू नेट प्रॉफिट, देखो पहले हम क्रेडिट के टोटल करते हैं। ये 2,25,000 ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ये 6,000 इंटरेस्ट प्लस 250 एडमिशन फी, तो 2,31,250। ये टोटल 2,31,250 ये हो गया टोटल इनकम। इसमें से अब एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। इस एक्सपेंसेस की हम टोटल करेंगे। 35,000 प्लस 4,500 प्लस 10,500 प्लस 1,350 प्लस 1,200 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 8,700 और ये 1,200। तो ये टोटल एक्सपेंसेस 1,06,450 माइनस 2,31,250। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। कितनी अमाउंट है, 1,24,800। ये क्या है, नेट प्रॉफिट की अमाउंट है। ओके, ठीक है। एक बार हम फिर टोटल करेंगे। ये देखो, ये 35,000 पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा एक्सपेंडिचर 4,500, यहाँ गलती हो सकती है, 4,500। तीसरा एक्सपेंडिचर 10,500, 10,500, 10,500, फिर 1,350, फिर 1,200 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 8,700 प्लस 1,200, 65,950 माइनस 2,31,250। तो ये ग्रॉस नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1,65,300, 1,65,300। ये हो गया नेट प्रॉफिट। और इसको अब हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेंसेस की डबल टोटल करना यहाँ क्या होता है, जरूरी होता है, गलतियाँ हो सकती है। ये देखो यहाँ एक गलती हो गई है, गलती नहीं,
आउटस्टैंडिंग रेंट खाली हमने क्या किया है, यहाँ लिखा है, लेकिन जो रेंट की अमाउंट है जो ट्रायल बैलेंस में उसको पेड किया है, रेंट को पेमेंट कितना किया है, ये देखो रेंट एंड टैक्सेस 10,000, उसको यहाँ हमने लिया नहीं, डिस्कशन किया लेकिन लिया नहीं, तो ये देखो रेंट, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ, डिस्कशन किया लेकिन लिया नहीं, तो रेंट कितना है 10,000 का, टू रेंट ये 10,000 का रेंट है, और ये इसमें हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया है। हाँ ऊपर है, ये थोड़ा नहीं ऊपर लिखा है हमने, ये देखो ये कंट्रीब्यूशन इसमें मिक्स हो गया है, ये देखो, और ये रेंट की एडजस्टमेंट यहाँ हो गई है ऑलरेडी, ठीक है, ये 10,000 और ये 500, ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया, और ये जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है वो हम एप्रोप्रिएशन सेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, ये देखो करंट ईयर का प्रॉफिट, और इसका जो एप्रोप्रिएशन होगा 25%, ये एप्रोप्रिएशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को टैली करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड की टोटल करेंगे, देखो पहला आइटम 12,500, दूसरा आइटम 85,000, तीसरा आइटम 50,000, चौथा आइटम 1,500, देन है 70,000, देन 22,800, देन 10,000, देन 1,000, तो ये हो गई टोटल 2,52,800, 2,52,800, yeah, 2,52,800, 2,52,800, देखेंगे टैली होती है या नहीं, नहीं तो डबल करना पड़ेगा, क्या करते हैं एक बार और इसकी टोटल करते हैं, यह गलती की संभावना रहती है कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटर में आंकड़े टाकते वक्त, ये 12,500 प्लस ये 85,000, ओके, प्लस 50,000, ये देखो 50,000 प्लस 1,500, 1,500 प्लस ये 70,000 प्लस 22,800, ठीक है 22,800, 22,800, देन 10,000 और देन 1,000, ये देखो ये टोटल कितनी हो गई 2,52,800, लेकिन यहाँ एक आइटम मेरे ख्याल से जो सन्ड्री डेटर्स है उसको हमने पोस्ट नहीं किया, ट्रायल बैलेंस में वो सन्ड्री डेटर्स थे, देखो सन्ड्री डेटर्स की चांसेस है, ये देखो सन्ड्री डेटर्स 15,000, उसको हमने पोस्ट नहीं किया, डिस्कशन किया लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया, ये देखो 15,000, ये सन्ड्री डेटर्स, तो अब सन्ड्री डेटर्स को हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस 50,000 प्लस 15,000, अब टोटल हो गई 2,67,800, अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड की टोटल करेंगे, वो टैली होती है या नहीं देखेंगे, 2,67,800, बार बार टोटल करना जरूरी होता है, गलतियां अकाउंट में टोटल की ही होती है ज़्यादातर, 45,000
प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 17,500 प्लस ये करंट ईयर का प्रॉफिट 1,65,300। ये देखो 2,67,800 ये क्या है, बैलेंस शीट की टोटल है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ये जो फाइनल अकाउंट्स है उसको सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।